हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज के वीडियो लेक्चर सीरीज में सीबीएसई क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर पीपल एज रिसोर्स पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। यह चैप्टर एक्चुअली एक्सप्लेन करता है कि पीपल जो पॉपुलेशन है वह हमारे लिए एक एसेट है, नॉट रेदर देन लायबिलिटी। हमारे लिए एक बोझ नहीं है। अगर हम लोग सही से इन राइट डायरेक्शन पॉपुलेशन को ट्रेंड करके स्किल्ड करके यूज करें तो हमारे लिए एक वेल्थ बन सकता है, एसेट बन सकता है। पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। यदि हम लोग एजुकेशन में जो पॉपुलेशन है उसको एजुकेट करें, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करें और एक अच्छा मेडिकल केयर फैसिलिटी उन्हें दें, तो वो हमारा जो पॉपुलेशन है वह ह्यूमन कैपिटल बन जाता है। और ह्यूमन कैपिटल हम लोग जानते हैं उसको वेरियस पर्पज से हम लोग यूज कर सकते हैं। किसी भी कंट्री का जो ह्यूमन कैपिटल है उस कंट्री की प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट और वेल्थ की तरह काम करता है। वास्तव में जो ह्यूमन कैपिटल है वह एक स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज है जो कि उनके अंदर छिपी हुई होती है, एम्बडीड इन देम। यानी पॉपुलेशन में ये सभी नॉलेज जो है एम्बडीड रहता है। अगर हम लोग इसका प्रॉपर यूज करेंगे तो हमारे लिए, किसी भी कंट्री के लिए, उसका पॉपुलेशन एक तरह से वेल्थ की तरह वर्क करेगा, प्रोस्पेरस रिसोर्सेस की तरह वर्क करेगा। पीपल एज ए रिसोर्स इज अ वे ऑफ रिफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक है, पीपल एज ए रिसोर्स क्या होता है? किसी भी कंट्री का जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसको पीपल एज ए रिसोर्स इंडिकेट किया जाता है, टर्म किया जाता है। ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल एंड एबिलिटी। जो पॉपुलेशन है, जो वर्किंग पीपल हैं, उनकी एबिलिटी क्या है, उनके पास प्रोडक्टिव स्किल्स क्या हैं, अगर इस टर्म में हम लोग देखें तो तभी वो जो वर्किंग पीपल हैं वो हमारे लिए रिसोर्स की तरह वर्क करते हैं, कंट्री के लिए रिसोर्स की तरह वर्क करते हैं। ओके, सो हमें क्या करना चाहिए? अपने किसी भी कंट्री का जो पॉपुलेशन है, कंट्री को इस पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए कि वो हमारे लिए कैसे, जो पॉपुलेशन है वह कैसे हमारे लिए एक रिसोर्स बन सकता है। फॉर दैट कंट्री को जो पॉपुलेशन है उसके स्किल पे ध्यान देना चाहिए, एबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। और अगर ये सब होता है तो पॉपुलेशन जो कि पीपल एज ए रिसोर्स है वो हमारे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को इंक्रीज कर सकते हैं, उसको इंक्रीमेंट करने में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो पॉपुलेशन क्या है? एक ह्यूमन रिसोर्स है। इसीलिए देखिए जितने भी कंट्री होते हैं वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स एक डिपार्टमेंट होता है, मिनिस्ट्री होती है जिसको हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट कहते हैं। उनकी ह्यूमंस के डेवलपमेंट के लिए, सिटीजन को डेवलप करने के लिए जितने भी प्रोग्राम्स हैं, उनकी स्किल डेवलपमेंट है, एजुकेशन जो फैसिलिटी है वो सभी डेवलप किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। होता है ना, जैसे बहुत किसी कंट्री का पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, ज़्यादा है, तो लोग कहते हैं यार वो एक मेजर फैक्टर है पुअर होने का। ऑफ कोर्स दिस इज अ फैक्टर ऑफ पॉवर्टी इन ह्यूज पॉपुलस कंट्री जैसे इंडिया है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब कंट्री हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। इंडिया तो आप लोग जानते हैं वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है। सो एक पॉवर्टी का भी फैक्टर है। लेकिन अगर हम लोग इतने बड़े पॉपुलेशन का, जैसे चाइना ने अपने पॉपुलेशन का कितना अच्छे तरीके से यूज़ किया, आज वो वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। सो वैसे ही अगर हम लोग भी अपने पॉपुलेशन को प्रॉपरली यूज़ करें, उनको डेवलप करें, एजुकेट करके, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर, स्किल प्रोवाइड करके, तो इंडिया भी एक प्रोस्पेरस नेशन बन सकता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? पॉपुलेशन, जो लार्ज पॉपुलेशन है उसके पॉजिटिव साइड पे ध्यान देना चाहिए, न कि हमेशा निगेटिव साइड पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम लोग निगेटिव पॉइंट को ओवरलुक कर देते हैं और पॉजिटिव पॉइंट पे फोकस करते हैं, इनहेंस उनकी स्किल वगैरह इनहेंस करने में, तो पॉपुलेशन हमारे लिए एक वेल्थ बन सकता है। ठीक है ना? सो दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ लार्ज पॉपुलेशन that is often overlooked when we look only at the negative side, considering only the problem of providing the population with food, education, access to the health facility। होता है ना, जहाँ पे
लार्ज पॉपुलेशन है वहाँ का, अरे यार यहाँ एजुकेशन कैसे दिया जाएगा, उनको फूड कैसे कितना दिया जाए, कैसे प्रोवाइड किया जाए, किसी के पास खाने को नहीं है तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कैसे मैनेज होगा। ये सभी प्रॉब्लम होते हैं जहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन होता है। ठीक है, जब जो आपका एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स है अगर उसे हम लोग फर्दर एजुकेट करते हैं, ठीक है, हेल्दी बनाते हैं उसको, तब हम लोग उसे ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ओके, व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स इज फर्दर डेवलप्ड बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी, वी कॉल इट ह्यूमन रिसोर्स फॉर्मेशन। इसे ह्यूमन यानी किसी भी ह्यूमन को सिटीजन है अगर उन्हें हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, और तब जाकर के वह एक प्रोडक्टिव वर्किंग पीपल में कन्वर्ट होते हैं, इसे हम लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। जो कि क्या करता है, किसी भी कंट्री के प्रोडक्टिव पावर को इंक्रीज करता है, जिस तरह से फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन कंट्री के ग्रोथ में रोल प्ले करता है वैसे ही। सो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन, कैसे ह्यूमन में कैसे इन्वेस्टमेंट होगा, एजुकेशन प्रोवाइड करके, अच्छी ट्रेनिंग दे करके, मेडिकल केयर प्रोवाइड करके हम उन्हें ह्यूमन कैपिटल बना सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट किया जाता है। जैसा कि आपको फिजिकल कैपिटल इन्वेस्टमेंट देता है, जैसे मान लो गवर्नमेंट ने बिलियंस ऑफ रुपीस किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, रोड बनाना है, रेलवेज कंस्ट्रक्शन करना है, रोडवेज कंस्ट्रक्शन करती है गवर्नमेंट, थाउजेंड्स ऑफ रुपीस, थाउजेंड्स ऑफ करोड्स ऑफ रुपीस गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, तो बाद में उससे क्या होता है, रिटर्न मिलता है। जैसे टोल प्लाजा पे जाते हैं हम लोग, टैक्स पे करते हैं, रोड टैक्स पे करते हैं, ये सभी करते हैं तो गवर्नमेंट को रिटर्न मिलता है। इसी तरह से गवर्नमेंट किसी अपने सिटीजन के एजुकेशन पे, हेल्थ पे और ट्रेनिंग पे इन्वेस्टमेंट करती है, तो सिटीजन उसका वही जो सिटीजन है वह एज अ ह्यूमन कैपिटल उसको रिटर्न प्रोवाइड करता है। आप कहोगे सर रिटर्न कैसे प्रोवाइड करता है, आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। देखिए, आप पढ़ते हो, एजुकेशन गेन करते हो, जॉब करते हो, तो क्या करते हो आप, जॉब करने के बाद आप जो अर्निंग होती है उस पर गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो, तो वह टैक्स क्या है, वह गवर्नमेंट की अर्निंग है ना। आप आउट ऑफ कंट्री चले गए, अदर कंट्री में जाकर के आप फॉरेन करेंसी में मनी अर्न कर रहे हो, जब भी आप फॉरेन करेंसी में जो मनी है आपका अर्निंग है वो इंडिया में वापस लाओगे, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा उसके ऊपर, तो यह भी गवर्नमेंट की अर्निंग है। ओके, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल वैसे ही रिटर्न पे करता है जैसा कि फिजिकल कैपिटल पे करता है। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन फॉर्म ऑफ हायर इनकम अर्न बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द मोर एजुकेटेड पीपल, बेटर ट्रेंड पीपल एज वेल एज हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ हेल्दियर पीपल। आप जितना ज़्यादा हेल्दी रहोगे आप उतना ही ज़्यादा वर्क करोगे, जितना ज़्यादा आप वर्क करोगे आप मनी अर्न उतना ज़्यादा करोगे, और मनी अर्न करोगे तो आप गवर्नमेंट को टैक्स दोगे। ठीक है, तो वास्तव में जो ह्यूमन कैपिटल है वह एक तरह से सुपीरियर है, किससे, जो अदर रिसोर्सेज हैं, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे वो मिनरल्स हैं, रोड, वाटर, कुछ भी है, वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है, जो कुछ भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल है, उन सभी में ह्यूमन रिसोर्स सबसे ज़्यादा सुपीरियर है। क्यों सुपीरियर इसको कहा गया है, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स ही एक ऐसा रिसोर्स है जो अदर रिसोर्सेस को लाइक लैंड, कैपिटल, इन सब को यूजेबल बनाता है, यूज करता है, डेवलप करके, टेक्नोलॉजी डेवलप करके, स्किल डेवलप करके। क्या आपके पास सिर्फ लैंड और कैपिटल हो और ह्यूमन रिसोर्स नहीं हो तो आप क्या उसका यूज कर पाओगे, नहीं यूज कर पाओगे। दैट्स वाई ह्यूमन रिसोर्स मोर इंपॉर्टेंट एंड सुपीरियर देन अदर ऑल अदर रिसोर्सेज। फॉर मेनी डिकेड, कह रहा है कि फॉर मेनी डिकेड्स इन इंडिया लार्ज पॉपुलेशन हैज बीन कंसिडर्ड एज लायबिलिटी रेदर देन एसेट। लंबे समय तक हमारे यहाँ जो है, हमारी जो पॉपुलेशन है उसको हम लोग अब एक तरह से लायबिलिटी समझते हैं, मतलब बोझ समझते हैं, ना कि उसको अपना एक वेल्थ एसेट के रूप में, लेकिन वो हमारा एसेट है, ह्यूमन कैपिटल। ठीक है ना, कैसे हम लोग उसको जो है वर्थ या एसेट में बदल सकते हैं, बाय इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल
जैसे उसके एजुकेशन पे खर्च करना है पैसे, हेल्थ पे खर्च करें, ट्रेनिंग पे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज किया जाए, ठीक है ना, और साइंटिफिक रिसर्च यूज करें। इस तरह से हम लोग करके अपने जो वर्किंग पॉपुलेशन है, ह्यूमन कैपिटल को एक एसेट में बदल सकते हैं। सो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स किस तरह से, एजुकेशन, मेडिकल केयर कैन गिव हाई रेट ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर। फ्यूचर में जो है इन्वेस्टमेंट, जो ह्यूमन कैपिटल है उसमें अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है तो उसे हाई रेट ऑफ इनकम मिलता है, ठीक है। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल। कोई भी चाइल्ड है, अगर उसके एजुकेशन और हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट किया जाए तो वह फ्यूचर में जा कर के हायर एजुकेशन गेन करता है, स्किल गेन करता है, और फिर जा कर के वह जॉब करता है तो वह इनकम में कंट्रीब्यूट करता है, उसके बाद सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट करता है। जहाँ पे जितना अच्छे लोग पढ़े लिखे, सोसाइटी में अच्छे लोग रहते हैं, एजुकेटेड लोग रहते हैं, वो उतना ही ज़्यादा वह सोसाइटी उतना ही ज़्यादा प्रोस्पेरस होती है, प्रोग्रेसिव होती है। ओके, एजुकेटेड जो पेरेंट हैं वे अपने चिल्ड्रन के एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। बिकॉज क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को रियलाइज करते हैं, समझते हैं एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंट है कैरेक्टर बिल्डिंग में, सोसाइटी बिल्डिंग में और अर्निंग के लिए। दे आल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। जो एजुकेटेड पेरेंट हैं वो अपने बच्चे के लिए प्रॉपर हाइजीन एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए भी ज़्यादा अवेयर होते हैं, कॉन्शियस होते हैं, ठीक है ना। दे अकॉर्डिंगली लुक, उसी तरह से वे अपने बच्चे का देखभाल भी करते हैं, उसके अच्छे स्कूलिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, गुड हेल्थ की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसी को जो है अ वर्चुअस साइकिल इज दस क्रिएटेड इन दिस केस। यानी कि आपको जो वर्चुअस साइकिल है वो कौन क्रिएट करता है? जो एजुकेटेड पेरेंट होते हैं, एजुकेटेड पेरेंट्स के पेरेंट्स वर्चुअस साइकिल को क्रिएट करते हैं। ओके, जबकि इसके अपोजिट जो विशियस साइकिल क्रिएट होता है वो किसके थ्रू होता है? जो डिसएडवांटेज्ड पेरेंट होते हैं, मतलब जिनके पेरेंट्स, जो पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वैसे जो खुद तो एजुकेटेड होते ही होते हैं, उनमें हाइजेनिक जो हाइजीन लैकिंग होता है, अपने चिल्ड्रन को वे लोग गुड एजुकेशन, गुड हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे है कि कैसे एक जो कंट्री है जापान एक रिच एंड डेवलपमेंट कंट्री बना है। इससे पहले जितना भी हमने ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा उसमें आप बुक में एक स्टोरी दिया हुआ है, 2 चिल्ड्रन है, स्टोरी ऑफ साकाल और स्टोरी ऑफ विलास। साकाल एक्चुअली क्या होता है कि एक अच्छे फैमिली में है, उसके फादर दोनों सेम ही विलेज में रहते हैं, सीमापुर बुक में नाम दिया गया है विलेज का। और साकाल 12 ईयर ओल्ड बॉय है, उसकी मदर का नाम शीला है, जो कि एक डोमेस्टिक वाइफ है, होम हाउस वाइफ है, वो डोमेस्टिक वर्क करती हैं। उसके फादर बूटा चौधरी जो कि खेतों में एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करते हैं। साकाल अपनी मदर का हेल्प करता है घर के काम काज करने में, ठीक है। तो उसके बाद वह अपने जो उसके भाई हैं वो करता है। मेन पॉइंट यह है कि साकाल की जो एजुकेशन कंडीशन है काफ़ी अच्छा होता है, उसके पेरेंट्स उसको प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं पढ़ने के लिए, घर पे अच्छा माहौल रहता है उसको मिलता है, हाइजेनिक फूड उसको मिलता है, सो वह हेल्दी रहता है, हेल्दी होता है और अच्छे से पढ़ाई करता है। फिर वह हायर एजुकेशन गेन कर लेता है और एक बड़ी कंपनी में, कंप्यूटर की कंपनी में जॉब मिल जाता है और अच्छी इनकम गेन करता है। एट द सेम टाइम जो विलास है उसकी मदर काफ़ी वीक होती हैं, वो पढ़ी लिखी भी नहीं होती हैं, एक उनका काम होता है वो फिश सेल करती हैं और उसी से अपने फैमिली का जो है फैमिली को जो भी कुछ रेयरिंग करना है वो करती हैं, लाइवलीहुड फुलफिल करती हैं। और उसी में विलास भी अपना हेल्प करता है मदर का। लेकिन विलास स्कूल नहीं जाता है, उसको प्रॉपर फूड नहीं मिलता है, हाइजेनिक कंडीशन उसकी अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से वह काफ़ी कमज़ोर होता है, उसको अर्थराइटिस जो है बोन्स की डिजीज हो जाते हैं, ठीक है। तो बाद में क्या होता है कि विलास को भी वही काम करना पड़ता है जो उसकी मदर कर रही होती हैं, यानी फिश सेलिंग की काम करना पड़ता है।
और उससे उसकी इनकम उतना ज़्यादा नहीं होती है जितना विलास की हो रही है। तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखलाया गया है बुक में कि क्या डिफरेंसेज है। अगर हम लोग जापान जैसी कंट्री की बात करें तो जापान में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। सो जापान डेवलप कैसे करेगा? तो इसके लिए वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग की। हैविली उन लोगों ने जापान में ह्यूमन रिसोर्स पे डेवलप इन्वेस्टमेंट किया गया। ओके, और जब उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्टमेंट किया, ह्यूमन को एजुकेट किया, ट्रेनिंग प्रोवाइड करी, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करी, अब वहाँ का जो ह्यूमन रिसोर्स है इतना प्रोस्पेरस हो गया, इतना एजुकेटेड हो गया कि वे लोग अदर कंट्री से रिसोर्सेस इंपोर्ट करते हैं और उसी को प्रोडक्ट में चेंज करके, कन्वर्ट करके, मैन्युफैक्चर करके पूरे दुनिया को लोग सेल करते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करने का गुड रिजल्ट। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मेन एंड वुमेन क्या होता है? वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटी किए जाते हैं और वैसी जो एक्टिविटी है उनसे इकोनॉमिक एक्टिविटी सबसे पहले आप लोग को जानना जरूरी है क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वैसी एक्टिविटी होती है जिसमें आप सेलिंग और परचेजिंग यानी एक्सचेंज ऑफ मनी कर सकते हो, वह इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। चाहे वो प्रोडक्शन आप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जिसमें आपको आप काम के बदले आपको मनी या कोई इनकम हो रहा है। ठीक है ना, तो वेरियस काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जिनको कि 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर जो होता है उसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग, ये सभी इन्वॉल्व होते हैं। एग्रीकल्चर के बारे में आप लोग जानते ही हो, फॉरेस्ट्री जानते हो, जो भी फॉरेस्ट बाग करते हैं लोग, फॉरेस्ट लगाते हैं या, ठीक है ना। एनिमल हस्बेंड्री, मेडिकल जो एनिमल हैं उनकी ब्रीडिंग कराई जाती है, पोल्ट्री फार्म, बहुत सारे एनिमल को रेयर किया जाता है और फिर उसको जो है सेल कर दिया जाता है। फिशिंग समझ ही रहे हो, पोल्ट्री, फार्मिंग। माइनिंग क्या होता है? जैसे हम लोग कोई भी मिनरल ओर्स निकालते हैं ज़मीन के अंदर से, चाहे वो पेट्रोलियम है, कोल है, आयरन, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर, कुछ भी है, वो हमारा क्या है? माइनिंग कहलाता है और ये प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। क्वेरिंग होता है स्टोन कटिंग, स्टोन ब्रेकिंग, जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें क्वेरिंग आता है। तो ये सभी प्राइमरी सेक्टर के हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग है, यानी हम किसी भी प्रोडक्ट को जो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करते हैं, चाहे वो स्मॉल स्केल पे या लार्ज स्केल पे, वह सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, उसके बाद इंश्योरेंस, ये सभी क्या है? हमारे टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। ओके, अब जो हमने 3 सेक्टर पढ़ा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, इनका मेन काम क्या है? ठीक है, इनका मेन वर्क है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना। गुड्स एंड सर्विसेज, जो कुछ भी प्रोडक्शन होता है हमारी कंट्री में, वो सभी गुड्स एंड सर्विसेज कहलाते हैं। ये जो एक्टिविटीज हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो हमारे नेशनल इनकम को इंक्रीज करते हैं, नेशनल इनकम को बढ़ाते हैं। नेशनल इनकम यानी हमारी कंट्री का इनकम बढ़ता है उससे। ये सभी एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में 2 पार्ट्स होता है, एक होता है मार्केट एक्टिविटीज और दूसरा होता है नॉन मार्केट एक्टिविटीज। सो मार्केट एक्टिविटी क्या है और नॉन मार्केट एक्टिविटी क्या है? देखिए, मार्केट एक्टिविटी वैसा एक्टिविटी है जहां पे रिन्यूमरेशन, किसी भी, अगर आप कोई वर्क परफॉर्म कर रहे हो तो उसके बदले में आपको रिम्यूनरेशन दिया जाए, यानी कि बदले में आपको सैलरी दिया जाए, वेजेस पे किया जाए। ठीक है ना, तो एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे आर प्रॉफिट, वैसी एक्टिविटी जो मनी के लिए परफॉर्म की जाती है, एक्सचेंज ऑफ मनी के लिए, उसे हम लोग मार्केट एक्टिविटी कहते हैं। इसमें ऑल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज भी इंक्लूड होता है। नॉन मार्केट एक्टिविटी क्या है? वैसी एक्टिविटी जहां पे जो प्रोडक्शन है वह सेल्फ कंज्यूमशन के लिए किया जाता है। अब यहां पे समझना जरूरी है। देखिए, फार्मर है, फार्मर का फार्मिंग क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी है। फार्मर क्या करते हैं कि फूड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उनमें से जो फूड प्रोड्यूस होता है
फूड क्रॉप्स, उसमें कुछ कंजम्पशन के लिए रखते हैं और कुछ उसे सेल कर देते हैं। तो जो कंजम्पशन के लिए रखा जाता है वो नॉन मार्केट एक्टिविटी है, लेकिन जो फूड ग्रेन मार्केट में सेल कर दिया जाता है वह क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है ना, मार्केट एक्टिविटी। और जो कंजम्पशन के लिए रखा जाता है वह क्या है, नॉन मार्केट एक्टिविटी। सो आप लोग को समझ में आया होगा ये चीज। सो हमारे यहाँ जो है, ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मेन एंड वोमेन इन फैमिली। हमारी फैमिली में आप देखते होंगे कि वोमेन का अलग काम वर्क है, मेन का अलग काम है। मेन जो है मेल पर्सन वो बाहर जा करके जॉब करते हैं फैक्ट्री में, खेतों में, जैसे कि साकाल। और साकाल का आप पढ़ोगे स्टोरी तो आपको पता चलेगा कि उसकी जो मदर है वो हाउसवाइफ हैं, फादर खेतों में जाके काम कर रहे हैं फील्ड में। लेकिन मॉडर्न टाइम में क्या है कि ये चेंज ट्रेंड जो है बदल रहा है। अब वुमेन भी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं आउटसाइड वर्क में। वुमेन को जो है फैमिली में जो भी वो वर्क परफॉर्म करती हैं उनके लिए कोई सैलरी पे नहीं किया जाता है। जो हाउस होल्ड वर्क है वो वुमेन के द्वारा किया जाता है, और इसका जो कंट्रीब्यूशन भी है हाउस होल्ड वर्क का, हमारे नेशनल इनकम में कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं होता है, ठीक है। बट वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे आइदर द लेबर मार्केट। वुमेन को तभी पे किया जाता है जब वो लेबर मार्केट में आके काम करते हैं। लेबर मार्केट मतलब घर से बाहर निकल करके जो कुछ भी करना है, फैक्ट्री में काम करना, ऑफिस में जो भी जॉब करती हैं, ठीक है ना। सो उनकी लाइक जो है अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। जो भी अर्निंग होती है, जो सैलरी होती है, वेजेज होता है, वो वुमेन के जो है स्किल और एजुकेशन पे डिपेंड करता है, उसके अनुसार दिया जाता है। एजुकेशन इंडिविजुअल को बेटर यूज ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जो उनके आसपास मौजूद होता है उसे यूज करने में हेल्प करता है। अ मेजोरिटी ऑफ वुमेन हैव मीगर एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन। हमारे कंट्री में आज भी बहुत लार्ज पोर्शन है वुमेन का जिनके पास स्किल नहीं है, एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है बहुत ही लो है, ठीक है। तो वो लोग एक लार्ज पोर्शन ऑफ लेबर मार्केट से बाहर रहते हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल पाता, या मिलता भी है तो उन्हें बहुत ही लो वेज ऑफ रेट पे, ठीक है ना, वेरी लेस अमाउंट पे उनको जो अपॉर्चुनिटी दी जाती है, जॉब दिया जाता है। मोस्ट वुमेन जो है जॉब सिक्योरिटी, जहाँ पे जो लोग जॉब करती हैं उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं होता है। वेरियस एक्टिविटी है जो कि लीगल प्रोटेक्शन मीगर है, यानी बहुत ही कम है ही नहीं बहुत जगह पे, ठीक है ना। सो ऐसे एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर एंड लो इनकम, ठीक है ना। इन दिस सेक्टर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटी। वैसे सेक्टर में जहाँ पे जो इरेगुलर जॉब होता है, लो इनकम जॉब होता है, एक्चुअली इसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाता है। और एस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो फैसिलिटी है, बेसिक फैसिलिटी लाइक मैटरनिटी लीव, चिल्ड्रेन केयर फैसिलिटी एंड अदर सोशल सिक्योरिटी बहुत ही कम होता है या होता ही नहीं है। ऐसे सेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ओके। जस्ट होल्ड, अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। अब आता है ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है। जब वुमेन वैसी वुमेन जिनके पास हायर एजुकेशन होता है, हायर स्किल होता है, और उन्हें अकॉर्डिंग टू दैट एजुकेशन एंड स्किल जॉब प्रोवाइड किया जाता है, और जो सैलरी है इक्वल टू मेन पे किया जाता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। जो बेसिक फैसिलिटी है वो सभी भी अवेलेबल होता है जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं होता है, लाइक मैटरनिटी लीव, सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। ये सभी फैसिलिटी जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में अवेलेबल होता है। इसके लिए जो है कुछ वुमेन जो है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर काइंड ऑफ सर्विस में भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग जॉब, नीड हाई वैल्यू ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस चाहिए। अब आता है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है डिपेंड करता है 3 फैक्टर पे। लिटरेसी रेट पे डिपेंड करता है, हेल्थ ऑफ पर्सन पे डिपेंड करता है जो कि इंडिकेट होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी से, उसके बाद स्किल फॉर्मेशन जो कि पीपल
किसी कंट्री के जो सिटीजन हैं वो एक्वायर करते हैं थ्रू ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, उस पर डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। ओके, तो जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो अल्टीमेटली कंट्री के ग्रोथ रेट को डिफाइन करता है। देखिए, आप इमेजिन करोगे जो भी डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे एजुकेशन स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है, लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा होता है, हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छी अवेलेबल होती है। तो जहाँ जिस कंट्री में ये सब फैसिलिटी है वह कंट्री ऑब्वियसली प्रोस्पेरस कंट्री, डेवलप्ड कंट्री होती है। जो लिटरेट यानी पढ़े लिखे और हेल्दी पॉपुलेशन होते हैं वह उस कंट्री के लिए एसेट की तरह वर्क करते हैं। ओके, तो इसमें टू फैक्टर मेन रोल प्ले करते हैं किसी भी कंट्री के क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को मेंटेन करने में। वह है एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक है, एजुकेशन और हेल्थ जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो हम लोग जो है एजुकेशन और हेल्थ को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम लोग इतना ही तक रखें। ओके, थैंक यू।